बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध काबीना के इजलास के हवाले से, जो कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में हुआ और इसमें एक अहम फैसला किया गया कि IG सिंध को तब्दील कर दिया जाएगा। जो नाम इस वक्त तजवीज़ किया जा रहा है वो है ग़ुलाम क़ादिर थीबो का, जो पहले भी एडिशनल IG और मुख्तलिफ़ पोस्ट्स पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ग़ुलाम क़ादिर थीबो क्योंकि सिंध हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए भी उनका नाम तजवीज़ किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यानी ये कहा गया है कि जिस पुलिस अफसर को सियासत का शौक़ है वो सियासत करे, लेकिन IG सिंध को तब्दील करने के लिए वफाक को ख़त लिख दिया जाएगा। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि वो अदालत से रुजू करेंगे और इस फैसले को गैर कानूनी करार देंगे और ये कहा गया है कि हम किसी सूरत IG सिंध का तबादला नहीं होने देंगे। अभी एक अजीब टसल सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान चल गई है। पहले भी इस पोस्ट के हवाले से लिटिगेशंस भी होती रही, यानी अदालत में केसेस चलते रहे और बिलाखिर फ़ैसला जिस तरह आता रहा उस तरह IG की पोस्ट या उसकी तैनाती में तब्दीली की जाती रही। अब डॉक्टर कलीम इमाम, जो कि पहले इस्लामाबाद के IG भी रहे हैं और पंजाब में भी सर्व करते रहे हैं, अगर हम इनका माजी देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी, यानी उस हुकूमत के दौरान भी इनके अच्छे रवाबित रहे हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक से। लेकिन फिर भी इस वक्त चूँकि वफाक की जानिब से डॉक्टर कलीम इमाम का नाम या उनकी तैनाती की गई थी IG सिंध के ओहदे पे, इसलिए तनकीद का निशाना भी उन्हें बनाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो खलीज बढ़ती जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो यानी सिंध के IG को तब्दील करने की बात की जा रही है। आज सूबाई काबीना के इजलास में फैसला कर लिया गया है कि ग़ुलाम क़ादिर थीबो का नाम तजवीज़ किया जाएगा, वफाक को ख़त लिखा जाएगा और बहुत मुतवक्को है कि उनकी तैनाती हो जाएगी। हालांकि वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले से खुश नहीं है और अदालत जाने का फैसला किया गया है। क्या कहते हैं सर आप? अच्छा, इससे पहले भी AD ख्वाजा को चेंज किया गया था, आपको याद होगा। AD ख्वाजा का यहाँ से कराची से ट्रांसफर हुआ था। अच्छा, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा, क्योंकि ये फ्यूडल जमात है और ताल्लुक भी इनका फ्यूडल से ही है। अच्छा, ये अपनी इजारादारी चाहते हैं हर मामले के अंदर। अच्छा, क्योंकि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर भी पुलिस थाने की सियासत होती है, मर्जी से किसी के FIR कटवाना, किसी को अंदर लाना, किसी को बाहर ले जाना। पॉलिटिक्स बेसिकली पाकिस्तान में जो बेस बनता है पॉलिटिक्स का, वो ये बनता है, हम जो देखते हुए हैं। अच्छा, इसलिए मेरे ख्याल में मैं जो जिस नतीजे में हम पहुंचे हैं कि अगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर कराची का तबाह देख रहे हैं आप, सिंध का देख रहे हैं किस तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। वहाँ डेवलपमेंट करनी चाहिए, वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो पा रहा। ये जो इश्यूज नहीं है उन पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने छोड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में बिल्कुल जो मौजूदा IG इनको रहना चाहिए, इनके पाकिस्तान के साथ है और इनके साथ हम खड़े हैं। और इस तरह से मेरिट का कत्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सईद गनी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वो ये कह रहे थे कि कराची में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और पुलिस की गलतियां गिनवा रहे थे वो। मेरे ख्याल में ये वही पुलिस है कि जिसके ऑफिसर चौधरी क्या कहते हैं, चौधरी जो शहीद हुए हैं, अपना चौधरी असलम और दीगर बहुत सारे ऐसे अच्छे इनके इंस्पेक्टर फॉरवर्ड गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने काम किया है, कराची के अंदर पाकिस्तान के लिए काम किया है और यकीनन बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। तो ये वही पुलिस है जिसकी आज गलतियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गिनवा रहे थे। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात नहीं है। और जो मौजूदा IG हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, अच्छे हैं और मेरे ख्याल में कोई ऐसा रीजन जवाब बनता नहीं है कि उनको हटाया जाए। हाँ,
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन है कि उनको हटाया जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चाहिए वो इस्तीफा देकर घर जाए। वो इसलिए कि ना पानी है सिंध में, ना रोडें हैं, ना सड़कें हैं, करप्शन का। सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो मुझे बताइएगा कि क्या सिंध पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? हेलो सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या सिंध पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं जी, हर जगह कमजोरियां भी होती हैं। यकीनन थोड़ी बहुत कमजोरियां पुलिस में जरूर होंगी, इसमें कोई नो डाउट के कुछ चीजें दिखने में भी आती हैं, कुछ चीजें सुनने भी आती हैं, कुछ मीडिया की जीनत भी बनती है, लेकिन इतना नहीं है कि अब हर आने वाले आईजी से टक्कर ली जाए। मेरे ख्याल में जो प्रीवियस आईजी थे एडी ख्वाजा, उन्होंने मेरिट पर भर्तियां की थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम को पसंद नहीं आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आई थी। वो इसलिए कि ये अपनी नौकर भर्ती करना चाहते हैं इसके अंदर, पुलिस के अंदर, जो इनका नौकर भरे और जो इनके भी नौकर रहे, वो रियासत के नौकर ना हो, वो लोगों की नौकरी ना करें, बल्कि मौजूदा हुकूमत की नौकरी करें, सिंध गवर्नमेंट की नौकरी करें। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए। साजिद साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कभी पुलिस रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जब आप हुकूमत का हिस्सा रहे मुशर्रफ दौर में, उसके बाद, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में आपने तकरीबन 5 साल गुजारे, फिर मज़ीद 3 साल गुजारे, हालांकि आपके बड़े तल्ख तजुर्बात पुलिस के साथ रहे हैं। अगर मैं 1992 के बाद की बात करूं, नसरुल्लाह बाबर के ज़माने की बात करूं या उसके बाद की, तो बड़े तल्ख ऐसे तजुर्बात रहे हैं जिनकी बिना पे कभी पुलिस को पसंद नहीं किया जाता था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से। सर, कभी रिफॉर्म्स करने की कोशिश नज़र नहीं आई सिंध पुलिस में? मैं खुद भी 10 साल MNA रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि जाती तौर पर मैं मलिर का MNA रहा। मलिर में सैकड़ों SHOs आए और गए, लेकिन कभी हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि फलां को SHO लाके लगाए। अच्छा, सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के जितने MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, MP गुजरे हैं, कभी किसी ने स्पेशल अपनी इजारादारी कायम करने के लिए इलाकाई SHO अपनी मर्जी का लाए। ये काम लाइफ में हमने कभी किए नहीं है और ये हमारे तस्वुर में भी नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि MQM का तस्वुर इस टाइप का है नहीं। अच्छा, जहां तक रखे पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की बात, तो बिल्कुल जो काम हम माजी में नहीं कर सके वो अब होना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस एक्ट है वो भी बरतानिया के जमाने का जो मैंने सुना। सर, ये भी कहा जाता है कि खास तौर पे अगर हम सिंध पुलिस में कराची की पुलिस की बात करें तो लोकल पुलिस यानी जो कराची से ताल्लुक रखने वाले, उनकी तादाद बड़ी कम है। यानी वाहिद एक ऐसा शहर है कराची जहाँ की पुलिस जो है वो मकामी लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, मेजॉरिटी जो है वो आउट ऑफ कराची लोग हैं जो कि पुलिस में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये यकीनन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल। अच्छा, MQM का कहना इस हवाले से ये है कि देखिए, जो MQM रिफॉर्म्स आ रही है पुलिस के अंदर, वो ये कि देखिए जो कम्युनिटी पुलिस सिस्टम का निज़ाम राइज किया जाए, क्योंकि दुनिया में होता यही है कि कम्युनिटी पुलिस, जो अगर मुकामी लोगों को आप पुलिस के अंदर भर्ती करेंगे, मुकामी लोग होंगे, तो वो मुकामी तौर पर हर फर्द को, हर शख्स को, हर फैमिली को जानते होंगे। इस तरह से क्राइम को काबू करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। नंबर 1 ये। सेकंड, ये अगर हम कम्युनिटी पुलिस के अगर इस रुझान को बढ़ाएंगे और अगर कम्युनिटी पुलिस के लोग पुलिस के अंदर भर्ती की जाएंगे इस तरह से, मिसाल के तौर पर पंजाब के लोग पंजाब में, सिंध के अंदर सिंध में, बलूचिस्तान के सिंध और कराची में, इस तरह बहुत फायदा होगा, इदारों को फायदा होगा, रियासत को फायदा होगा, इससे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। इसलिए कि मुकामी लोग बहुत सारे क्राइम करने वालों को जानते हैं। इस तरह जराइम पर कंट्रोल हो जाएगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में, कूचे में, गली मोहल्ले में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए कि कम्युनिटी पुलिस के निज़ाम को राइज नाफिज होना चाहिए और मुकामी लोगों को भर्ती, सबका हक है। ये नहीं हो सकता कि बाहर के लोग आके वो तो भर्ती हो किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस नहीं, एक्सपर्ट किसी भी डिपार्टमेंट, लेकिन ओवरऑल कराची पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। साहिद साहब, कुछ बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ने वाली खलीज के हवाले से। सर, यानी अब तक जो तहफ़्फ़ुज़ात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं उनमें से सिर्फ तरक्याती मंसूबे या ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, आपके MOU में जो बाकी चीज़ें मौजूद हैं उस पर बात नहीं की जा रही। आपसे ये जानना चाहूँगा
कि क्या माजी की तरह फिर से MQM कुछ दिनों बाद हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, या अगर आपकी मनचाही वजारतें दे दी गई तब भी आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, या लाएमल क्या इख्तियार किया गया है? देखिए, MQM का कभी भी टारगेट वजारतें कभी भी नहीं रही है। देखिए, MQM भी पब्लिक में से, लोगों में से है, और MQM के लोग मुतवस्सित तबके, दरमियानी तबके के लोग सब इसके अंदर मौजूद है। देखिए, MQM गुज़िश्ता जो 16-17 माह का अरसा गुजरा है, MQM को बहुत सारी चीजों में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। मिसाल के तौर पर जो महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, बिजली के नर्क में जिस तरह से इजाफा किया जा रहा है, गैस के नर्क में जिस तरह से इजाफा किया जा रहा है, जिस तरह से आम अशिया खुर्दनोश जो हैं उसको लोग इस्तेमाल, आम ही लोग इस्तेमाल बेचारे करते हैं, उसमें बड़ी तेजी से इजाफा और कोई कंट्रोल ना होना MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा कराची में डेवलपमेंट का ना होना, कराची मिसाल के तौर पर कराची का एक साजिद भाई, आपने डेवलपमेंट की बात की, यहाँ आपसे एक और बात भी करना चाहेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात, यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके MNAs को 15 करोड़ रुपए फी साल के हिसाब से, यानी 2 साल के पैसे 30 करोड़ रुपए जो हैं वो मिल चुके हैं, यानी ग्रांट हो गए हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप स्कीमें बनाएं अपने अपने इलाके में। जो आपके MNAs हैं, 6 MNAs हैं, तो यानी 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNAs को ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं। सर, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये चीजें हुई थी। मैं हम डिस्कशन इस टाइप की सुनी थी हम लोगों ने। नहीं सर, आप कंफर्म कर लें, ये 30 करोड़ रुपए हर MNA को, खासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNAs को भी मिल चुके हैं। सर, मेरी बात जी, मेरी बात सुनो, बिल्कुल नहीं दिए गए। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दिए गए। अच्छा, देखिए, जो MQM के जो PTI से भी तहफ़्फ़ुज़ात का MQM ने इज़हार किया। देखिए, MQM का वक्त बार बार इनके गवर्नर साहब से मिला, इनके वज़रा से बार बार भादरा मरकज आते रहे। ये MQM का वक्त इस्लामाबाद गया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। अच्छा, जब मुलाकात होती तो हम भी नीचे ये चीज लोगों तक पहुंचाते थे कि इस दफा मुलाकात। साजिद भाई, एक डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD। सर, ये पैसे रिलीज होके तमाम MNAs के मौजूद हैं। अभी आप लोगों का काम है कि आप के MNAs जो हैं वो तरक्याती मंसूबे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दें और उस पर अमल दरामद हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर जी, आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मेरे इल्म में चीज नहीं है, लेकिन सर मैं खाली रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि न सिर्फ PTI के MNAs बल्कि MQM और GDA जितने MNAs जो इत्तेहादी हैं। अच्छा, मैं बताऊं जी, नहीं, अच्छा मैं आप बताऊं, मिसाल के तौर पे चलें, ठीक है, अगर ये 15 करोड़ रुपए मिलने हैं तो सर 30 करोड़ रुपए 2 साल के पैसे मिले हैं, एक पिछले साल की और 15 करोड़ रुपए इस साल के। नहीं, बिल्कुल, अगर मिले हैं, वफाक ने दिए हैं जी, तो उसके हल्के में लगने MNAs के तो यकीनन MNAs अपनी अपनी स्कीमें देंगे। और MQM का तरीकाकार ये रहा है कि MQM ने टाउन से, UCO से बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट के काम लेकर पब्लिक से बातचीत कर फिर उस प्रोजेक्ट को आगे हम क्या कहते हैं PWD के अंदर देते हैं। और यकीन अगर PWD के अंदर पैसा आ चुका है तो कुछ आइंदा बात है, लेकिन ये 1 अरब ऊँट के मुंह में जीरा है। वो इसलिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए हैं फिलहाल तो 6 MNAs के, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो 6 MNAs हैं, उनके लिहाज से ये 15 करोड़ रुपए एक साल के, 15 करोड़ रुपए दूसरे साल के, यानी 30 करोड़ रुपए फी MNA 6 MNAs को ये रिलीज किए जा चुके हैं, जो कि पैसे मौजूद हैं। अब आप लोगों ने बाकायदा तरक्याती काम शुरू करने। सर, मैं समझता हूँ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिहाज से 1 अरब 80 करोड़ रुपए कम नहीं होते। सर, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, जो कराची का की एक मार्केट सदर है, सदर से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, इस दफा कलेक्शन हुई है, वो 80 करोड़ रुपए सिर्फ सदर से हुए हैं, सदर से। और पूरे लाहौर की मार्केटों से 80 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकी, उसकी FBR नहीं कलेक्ट कर सका। बिल्कुल इस तरह कोरंगी का जो इंडस्ट्री एरिया है वो रोजाना 40 करोड़ रुपए वफा को प्रोविंस को दे रहा है, 40 करोड़ रुपए। बिल्कुल इस तरह से इस मरतबा जो FBR ने अपना हदफ रखा है, टारगेट 550 अरब रुपए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से उनको कलेक्शन करनी है, तो 3,000 अरब का टारगेट सिर्फ कराची से रखा है। तो कराची तो अपना हक मांग रहा है, कराची तो अरबों खरबों रुपए वफाक को सिंध को दे रहा है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम पैसे रिलीज करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये कहा था कि आपको PC1 जमा कराने हैं।
अगर आप PC1 जमा कराएंगे तो ये पैसे बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे, लेकिन बगैर हिसाब के, बगैर मंसूबों के हम 1 अरब रुपया भी रिलीज नहीं करेंगे। सर ये बात बड़ी ऑथेंटिक बात है जो आपको बता रहा हूँ। इज दैट ट्रू सर? ये ठीक है? अगर आ चुके हैं तो यकीनन स्कीमें PWD के अंदर जाएंगी और हो जाएगा, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है डॉक्टर साहब, ये कुछ भी नहीं है। एक रोड 1 अरब की बनती है कराची के अंदर। कराची इतना फैल चुका है, इतने मसाइल हैं, यहाँ के मुकामी लोग इतने मसाइल का शिकार हैं। बल्दियाती गवर्नमेंट को इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, ट्रैफिक से, बसों का निजाम इधर नहीं। अभी गुज़श्ता दिनों सर्कुलर रेलवे के वजह कितना शोर मचा कि इंक्रोचमेंट भी, जो कराची बेंच सुप्रीम कोर्ट का कराची में बैठा था उसने इंक्रोचमेंट के वजह से ऑर्डर किए। शेख रशीद साहब आए, धड़ल्ला किया, उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, सब हम चला देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इंक्रोचमेंट साफ जरूरी है, लेकिन सर्कुलर रेलवे का काम उसके बाद से रुक गया है। तो ये गौर करने वाली चीजें हैं, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। तो इसी जो फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, इससे एमक्यूएम का एतराज है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, क्योंकि कराची अरबों खरबों रुपए वफाक को दे रहा है, आप कराची को दें। कराची अपना हक मांग रहा है, कराची वो मांग रहा है जो कराची दे रहा है। उसमें मिसाल के तौर पर कराची अगर वफाक को 3,000 अरब रुपए सालाना दे रहा है, तो उसमें से आप 10 अरब दे दें यार, आप उसमें से तकरीबन 20 अरब दे दें। हजारों सर बात पैसे देने की नहीं है, बात तरीक़ाकार की है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इख्तलाफ है वो ये है कि वो किसी सूरत भी आपकी पार्टी को या आपके MNAs को या बल्दियाती हुकूमत को डायरेक्ट नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं कि जी जो मंसूबे हैं वो बताएं, वो हम कंप्लीट कराएंगे, उसमें फंडिंग करेंगे। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, उनसे डायरेक्ट कोई भी नहीं मांग रहा। अब एमक्यूएम ने कहा है कि जितने मेगा प्रोजेक्ट आप अनाउंस करें ना, आप करें, आप उसको PC1 हम तैयार कर देंगे, बता देंगे सब कुछ, आप करें सब कुछ, टेंडर भी उसका आप करवाएं, लेकिन करें तो करें 16-17 महीने। सर लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स आपके मेयर का ये बयान है सर, मेयर कराची का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि वो अपने नुमाइंदों के जरिए कराची पे पैसे खर्च करके बल्दियाती इंतखाबात जीत लेगी, तो ये खाम ख्याली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी आपको उन मंसूबों से या पैसों से गर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से ये पैसे खर्च नहीं होने चाहिए कराची पे। सर बयान है आपके मेयर का सर। इस टाइप की सतही सोच यकीनन पीपल्स पार्टी के अंदर, वो PTI के अंदर है। नहीं सर, ये मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का बयान है सर। कल आप अगर चाहें तो मैं आपको मैं वही बता रहा हूँ आपको जी कि एक सोच PTI के अंदर ये है कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो, हमारा मेयर आए, तो उसके बाद हम काम स्टार्ट करें ताकि उसका पूरा क्रेडिट, एक सोच है वो ले जाए। अगर इससे पहले हमने कहीं काम करवा दिया PTI ने तो इसका क्रेडिट MQM ले जाएगी। बात क्रेडिट की बहुत रॉन्ग सोच है जिसकी भी है ना। अच्छा, ये हम सुनते भी रहते हैं गाय बगाए हमसे मुख्तलिफ लोगों से, इस टाइप की चीजें हमारे सुनने में आई हैं कि अच्छा यही सोच आज इस नताइज का सबब बनी है कि एमक्यूएम ब्यूरो की एमक्यूएम ने अपनी वजारत से बाकायदा तौर पर बैक हुई है कि ठीक है आप वजारत रखें, आप सब कुछ रखें, हम तो चल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, आप कुछ करें। लेकिन अगर ये सोच कि जो शहर इस पाकिस्तान को सब कुछ दे रहा है, उस शहर के लिए ये सोच कि जब हमारी अपनी यहाँ सिटी गवर्नमेंट आएगी तो हम काम करेंगे। जब साजिद भाई एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, विदाउट प्रीजुडिस सर, ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। जरा सर ये कहते हैं कि मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज हो चुका है और कुछ DMCs के आपके चेयरमैन हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज का आगाज हो चुका है और तेजी से ये इंक्वायरियां की जा रही हैं और बहुत जल्द जो है ना इस इंक्वायरियों की वजह से अब तलब किया जाएगा मेयर कराची वसीम अख्तर को भी और कुछ DMCs हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तब आपकी चारों DMCs नहीं जो चेयरमैन हैं, 4 में से 3 DMCs ऐसी हैं जिनके चेयरमैन के लिए या उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है फंड्स की खुर्द-बुर्द के हवाले से। अच्छा देखिए, बिल्कुल अगर कोई इदारा इंक्वायरी कर रहा है जी तो एमक्यूएम में कभी रुकावट नहीं बनेगी, बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है। अव्वल तो कुछ एमक्यूएम को ये ही नहीं किया है, उनके लोग जिस तरह से परेशान रहे हैं, मेयर कराची कितना परेशान रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं नीचे यूसी चेयरमैन कितना परेशान रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें एमक्यूएम कभी भी इन चीज़ों में रुकावटें नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे गैस की जो किल्लत या उसकी फराहमी में जो रुकावट थी, उस हवाले से आज SSG के हेड ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने रोड पर बाकायदा लेट कर भी एहतजाज किया। बार बार कभी ट्रैफिक रुक जाता था, कभी उसे बहाल कराने की कोशिश की जाती थी, फिर मुज़ाकरात हुए जो कि बिल आखिर कामयाब मुज़ाकरात हुए। एक शेड्यूल दे दिया गया, एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूं डॉक्टर। क्या तफसीलात हैं, क्या मुज़ाकरात हुए, किस तरह से ये एहतजाजी धरना जो है ये इख्तिताम पर पहुंचा, क्या कहते हैं आप? देखिए जी डॉक्टर साहब, आपके भी इल्म में है कि ये कराची में जब से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ था, उस वक्त CNG की जो अपने शेड्यूल था गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जो CNG SLGC और CNG स्टेशन में तय पाया था, वो ये था कि हफ्ते में 4 दिन जो है वो CNG सप्लाई होती है और 3 दिन जो है CNG स्टेशन को सप्लाई मअतल रहती है। लिहाजा ये सर्दी की शिद्दत के साथ ही जो है CNG स्टेशन को मुकम्मल तौर पर जो है गैस की सप्लाई मअतल हो गई और CNG स्टेशन जो है वो बिल्कुल बंद हो गए। इनमें जो जितने भी स्टाफ थे उन बेरोजगार हो गए। CNG स्टेशन मालकान जो है उनका कहना है कि गैस ना मिलने की वजह से जो उनकी अपनी सेल थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम तलाश हो गए। SSG से वो मुतालबा करते रहे कि आप इस शेड्यूल को जो है वो बहाल कर दिया जाए, लेकिन SSG से जाने से कहा गया कि प्रेशर में कमी है, गैस की किल्लत की सबब जो है सर्दी में शिद्दत में इजाफे की वजह से बलूचिस्तान को सिंध में जो गैस ज्यादा सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से CNG स्टेशन और सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई थी। तो हमने देखा कि मंडे के दिन जो है सनतकारों ने गैस की बंदिश के खिलाफ जो है SSG हेड ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद जो है उनके मसाइल भी है पूरी तरह तो हल नहीं हुए, लेकिन फिर भी है कि इस्लामाबाद तक आवाज गई और इस्लामाबाद से जो है उन्हें इस बात की यकीनदहानी कराई गई कि जल्द से जल्द जो इस मसले को हल कर दिया जाएगा। आज बरोज बुध के दिन 15 तारीख को जो है CNG स्टेशन मालकान ने जो है वो आज SSG ऑफिस के सामने जो है वो धरने दिए और एहतजाज किया। क्योंकि इनका एहतजाज जो था वो सनतकारों से ज्यादा शिद्दत के साथ था और वो इसमें ऑल कराची ट्रांसपोर्ट स्टाफ इत्तेहाद के वालों ने भी इनसे जो है कोलिशन की और तमाम की तमाम लोग जो है रोड पे आए, ट्रांसपोर्ट भी वो लेकर आए और सड़कें जो है ब्लॉक कर दी। एक तमाम दिन जो है आंख मचोली के बाद जो है SSG की जानिब से मुज़ाकरात हुआ। इस मुज़ाकरात में कहा गया है कि CNG स्टेशन को कि मौजूदा हफ्ते जो है CNG स्टेशन सिर्फ इतवार के दिन खोली जाएगी। गुज़श्ता रोज जो मंगल के दिन खोली गई थी 12 घंटे के लिए वो CNG स्टेशन, उसके बाद अब इतवार के दिन जो है CNG स्टेशन जो है वो ओपन किए जाएंगे। उसके बाद उनका कहना यह है कि अगला हफ्ता जो आएगा उसमें फिर वो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जो 3 दिन जो है वो बंद रहती है और 4 दिन गैस सप्लाई होगी उसको बहाल कर दिया जाएगा। जिसके बाद बिलाल हसन, मुझे ये बताइएगा कि मौसम भी सर्द है, उसी तरह गैस की किल्लत भी वैसे ही मौजूद है। मुल्क के दीगर इलाकों में खासतौर पर पंजाब, इस्लामाबाद या बाकी इलाकों में भी, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस की शदीद किल्लत है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि 4 दिन ये CNG स्टेशन खोले जाएंगे, और अगर ये अब खोले जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं खोले गए? डॉक्टर साहब, इसके अंदर थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी यहाँ पैदा हुई थी, जो हमने CNG के इंतजामिया से गुफ्तगू की थी, तो उनका कहना यह था कि हम जो ये CNG स्टेशन हैं और सनतकार हैं, इन्हें दरामदी RLNG जो कि लिक्विड नेचुरल गैस है, जो कि ये कतर से इंपोर्ट करते हैं, वो इनको फरोख्त करना चाह रहे थे। लेकिन बात ये थी कि सनतकारों ने और CNG स्टेशन मालकान ने कहा कि चूंकि सिंध में एक आर्टिकल 158 है, इस 158 आर्टिकल के तहत जो भी मदनियात जिस सूबे में पैदा होती है उस सूबे को पहला हक होता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि सिंध में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस जो सिंध में पैदा होती है, तो लिहाजा हम RLNG नहीं लेंगे। तो ये तमाम की तमाम कहानी RLNG को फरोख्त करने के लिए थी कि हुकूमत जो चाहती थी कि कराची के सनतकारों को CNG स्टेशन को जो है वो RLNG जो है दरामदी गैस जो महंगे दामों में वो फरोख्त किया जाए, ताकि जो उनके जो बाकी जो गैस है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सरकारों ने, हुकूमत सिंध ने भी स्टैंड लिया
सनतकारों ने भी स्टैंड लिया और उनका कहना था कि RLNG हम कतन नहीं खरीदेंगे। लिहाजा लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इनके मुज़ाकरात हुए हैं और SSGC जो ने अगले हफ्ते वादा किया है कि जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तमाम जब बहाल हो जाएगी, अभी तक इसमें शकुल शुबा है। इसलिए शकुल शुबा है कि हमने गुज़श्ता दिनों भी देखा है कि जब CNG स्टेशन को खोलने के लिए डेडलाइन दी जाती है, वो डेडलाइन के बाद अचानक ही जो है उसको मौखर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है नई डेडलाइन दी जाती है। तो लिहाजा अभी तक जो भी अगले हफ्ते की जो बात की जा रही है ये भी शकुल शुबा से बालतर नहीं है और इसमें भी कोई यकीन नहीं है कि इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना था कि शेड्यूल दे तो दिया गया है, इतवार के दिन CNG स्टेशन खोलने की बात भी कर ली गई है और ये भी कह दिया गया है कि हफ्ते में 4 दिन ये CNG स्टेशन खोले जाएंगे, 3 दिन इनकी तातील की जाएगी। लेकिन ये बात अभी हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, इसलिए कि माजी में खास तौर पे अगर हम गुज़िश्ता 1 या 1.5 महीने की बात करें तो मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड की जानिब से कई दफ़ा CNG स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और साथ में ये वजह बताई गई कि चूंकि सिंध में इस वक्त गैस की शदीद किल्लत है, इसलिए CNG स्टेशंस जो हैं वो नहीं खोले जा सकते और सिर्फ घरेलू सार्फिन को ही ये गैस फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन को भी किल्लत की वजह से परेशानी का सामना हुआ, चूल्हों में प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब आया ये जो प्रेशर की कमी या ये किल्लत आई, ये मसनवी थी या इस बात को साबित करने के लिए थी कि वाकई सिंध में गैस की किल्लत है या फिर वाकई ऐसी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है कि गैस प्रेशर जो है वो माकूल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे कराची ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के इरशाद बुखारी साहब से और हम उनसे जानेंगे कि आया जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो इस बारे में किस हद तक पॉजिटिव हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरशाद बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। क्या ये जो मुज़ाकरात हुए हैं आप समझते हैं कि ये कामयाब मुज़ाकरात हैं और इसके बाद उसका सूरत हाल ये है तो इसको 100% तो कामयाब नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1 महीने से जो सुई गैस की या सूरत हाल है वो सबके सामने है, पूरे मुल्क में बुरहान है इसका। लेकिन अब देखना ये था कि भाई सिंध जो है 70% प्रोडक्ट करता है CNG और हमें ही नहीं मिल रही है। ये तो मुझे भी शिकायत थी और CNG मालकान को भी शिकायत थी, अवाम को शिकायत थी, तो वो करते कराते हमने पहले सोचा CNG मालकान ने भी मिल के और हमने हम मुजाहरा करें यहाँ सिविक सेंटर में जो उनका हेड ऑफिस है सिविक सुई गैस वालों का, सुई सदरन गैस का, तो वहाँ आज 12 बजे पहुंचे। सिंध से भी बहुत लोग आए थे, 1,500-2 हज़ार आदमी, तो वहाँ से मालकान और वर्कर आए हुए थे और कराची ट्रांसपोर्टर में भी और मेरे रुफका भी और ट्रांसपोर्टर भी वहाँ पहुंचे। यहाँ के जो कराची के CNG सेन वाले वो भी उद्देदार और लोग पहुंचे, काफी अच्छी गैसिंग थी। तो वहाँ हमने पुरअमन तरीके से गुजारा किया और करते कराते फिर यानी ये 7 बजे तक शाम तक जारी रहा ये मुजाहरा। उस दौरान 2 सेशन हुए हमारे, तो मुलाकात जो हुई MD साहब जो है वो सईद सालिक जो है सीनियर मैनेजर MD साहब तो आउट ऑफ कराची से इस्लामाबाद गए हुए थे। तो बहरहाल वो 2 दफा तो नाकाम हो गए क्योंकि हमारे पास CNG है नहीं, सर्दी की हाल बहुत ज्यादा सर्दी है और सूरत हाल बड़ी गंभीर है। लेकिन हमने कहा ये इस तरह तो नहीं होता कि अचानक इस तरह आप सनतकारों को भी देना शुरू कर दें और लोगों को भी। ठीक है, लोगों के घर में जो कम आ रही है गैस ये भी हमें मालूम है, लेकिन हम कंज्यूमर हैं और हमें जो है फिर हमें इस तरह महरूम कर दिए जाए। लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और CNG मालकान भी बेचारे उनके वर्कर भी हैंड टू माउथ थे 1 महीने से, हमारे ड्राइवर कंट्रोल भी बहरहाल करते कराते हैं। शाम को इस तरह पहुंचे कि शाम को तीसरा सेशन हुआ तो नाकाम हो गए और पता नहीं अब हम वहाँ धरने में बैठे हुए थे तो शायद ऊपर से कोई फोन या कुछ अंदाजा यही है। उनको कहा गया कि भाई आप हर सूरत में मुज़ाकरात करेंगे। वो उन्होंने फिर क्या किया कि MD साहब बाहर आए, मुजाहिरीन के सामने हम मौजूद थे, तो उन्होंने
हमारे साथ बात भी करने लगे कि इतवार के दिन आपको 24 घंटे हम खुला रखेंगे CNG आपके लिए और इसको रीशेड्यूल करेंगे। अगर हालात बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह 100% तो नहीं लेकिन बरस आपको रियायत दी जाएगी। तो उसमें फिर लोगों ने हमने मशवरा किया कि ठीक है, सूरत हाल तो खराब है ही है, लेकिन उसमें जरा बेहतरी अगर आने की सूरत नजर आ रही है तो फिर उस पर हमने आपस में सलाह मशवरा किया और उनकी बात मान के हम चले गए, बस गुजारा खत्म कर दिया। और साथ साथ ये दिया है कि वो भारत तो 24 घंटे खुला छोड़ेंगे, अगर देखेंगे कि वो अपने अस्पताल अपनी बात पे कायम है और आगे भी रीशेड्यूल कर रहे हैं तो फिर दोबारा, वरना अगर ये कायम रहा सिलसिला तो ठीक है, नहीं तो हम फिर दोबारा जो है वो फिर मुजाहरा भी करेंगे। बल्कि CNG मालकान ने तय किया है, हमने अपने मशवरे से कि वो CNG स्टेशन बंद करेंगे और हम अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे। सर तो स्टेशन तो ऑलरेडी बंद हैं, उसको मजीद क्या एहतजाज किया जाएगा? स्टेशन जी बहरहाल भाई देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि भाई अब सूरत हाल हमारे भी सामने है, वो भी मजबूर है, कुछ मजबूर है, कुछ थोड़ा सा उनका लापरवाही थी या एहसास नहीं था। अब करते कराते देखते हैं, घर भी हमारा अपना है, मुल्क भी हमारा अपना है, किसी के साथ जिद की जाए कि जी नहीं ये तो ऐसे ही होगा तो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मैं सीनियर आदमी हूँ और CNG जो मालकान थे वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम इस बात पे 12 जून की यकीन लाने भी हमने एहतजाज खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका जो एहतजाज है वो रंग लेकर आया है, यानी मुज़ाकरात हुए हैं। अब तक जो शेड्यूल दिया गया है, यही उम्मीद की जा रही है कि शायद सुई सदरन गैस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कम से कम जो शेड्यूल दिया गया है इसके हवाले से इस पे अमल दरामद होता रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये तवक्को भी की जा रही है कि शायद इस शेड्यूल को तब्दील कर दिया जाए, यानी दोबारा से नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए, या जो जिस शेड्यूल का वादा किया गया है उस तरीके से शायद गैस की फराहमी ना हो सके। इसी हवाले से इनका ये भी कहना था कि जो CNG पंप या डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी ट्रांसपोर्टर्स का साथ देने का वादा किया गया है, यानी अगर फिर से सुई सदरन गैस की जानिब से कोई ये मुश्किलात पेश आती हैं तो फिर CNG डीलर्स एसोसिएशन जो है, CNG स्टेशंस की जो एसोसिएशन है वो भी इस एहतजाज या इस हड़ताल में ट्रांसपोर्टर्स का साथ देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम ऑनलाइन बीपर पर लेना चाहेंगे मलिक खुदाबख्श साहब को। पाकिस्तान CNG ओनर्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है, ये चेयरमैन है, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक खुदाबख्श साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर क्या कहते हैं, अब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज या एहतजाजी धरना तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या सुई सदरन गैस की जानिब से आपको शेड्यूल के मुताबिक गैस की सप्लाई मिल सकेगी? नहीं, जो आज उनके बयानात थे उससे तो हम तो उस धरने में नहीं थे, मैं और समी खान, लेकिन हमारा मॉरल सपोर्ट उनके साथ थी। लेकिन वो पता ये चला है कि उन्होंने जो आखिर में फैसला हुआ है वो सिर्फ संडे और ट्यूसडे का 8-8 घंटे के लिए खोलने का अगले हफ्ते का उन्होंने वादा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है। इस वक्त इनके पास एक नई फील्ड आई है, आपको पता होगा, उस फील्ड का नाम है रहमत पॉलिश, और इसमें इनको आज 4-5 दिन से 40 MMCFD गैस मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। तो ये एक इजाफा हुआ है इनकी जो शॉर्ट फॉल था उसमें, तो उसको मद्देनजर अगर रखा जाए टेक्निकली तो ये सप्लाई दे सकते हैं अल्टरनेट डे पे। अगर ये 8 घंटे इनको अगर कोई इन्हें प्लान करना हो और ये सिंसियरली देना चाहते हो तो बड़ा इजी है। ये सुबह 9 बजे के बाद 9 बजे तक लोग नाश्ता पकाते हैं और डोमेस्टिक जो यूज होता है वो एंड होने लगता है 9 के बाद। तो 9 से लेके शाम के 6 बजे तक, फिर 7 बजे से लोग खाना पकाते हैं। तो ये बीच वाला पीरियड जो है 9 से 6 बजे तक ये 8 घंटे सप्लाई दे सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर को फीड मिल सकती है। मलिक खुदाबख्श साहब, आप कह रहे हैं 40 CMFFD जो है ना वो यानी
सप्लाई जो है मिल रही है। लेकिन सर बात तो यहाँ की जा रही है तकरीबन 400 से ज़्यादा का जो है शॉर्टफॉल है। अगर हम बात करें शॉर्टफॉल की तो तकरीबन 1600 की जो है ना वो ज़रूरत है कराची को गैस की, CMFFD की। लेकिन जो इस वक्त पैदावार है गैस की या जो प्रोड्यूस की जा रही है वो तकरीबन 1100 के लगभग है। 500 का शॉर्टफॉल है। और अगर फौजी फर्टिलाइजर्स में जो गैस इस्तेमाल होती है अगर 100 CMFFD हम वो भी लगा लें तब भी 400 का शॉर्टफॉल है। सर 400 के शॉर्टफॉल में 40 CMFFD से क्या हो जाएगा सर? 300 का शॉर्टफॉल आ रहा है टोटल। तो उसको अगर ये मैनेज करना चाहे, कराची शहर को मैनेज करना चाहे, तो इसको ये 40 MMCFD जो इनको मिला है इसमें ये 8 घंटे देखिए, सुबह डोमेस्टिक को फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने दी हुई है। वो 9 बजे तक लोगों का नाश्ता खत्म हो जाता है, 9 से लेके 6 बजे खाना शुरू होने तक 7 बजे, तो 9 से 6-8 घंटे ये अल्टरनेटिव सप्लाई भी देते रहे। सर आप नहीं चाहते कि सुई सदरन गैस के सारिफीन जो दोपहर का खाना खाएं या सिर्फ नाश्ता करके सब लोग जो रात का ही खाना बनाएं? नहीं, वो सब जो नाश्ता बनाते हैं उस वक्त सुबह खाना बन जाता है, लोग चले जाते हैं अपनी कामों पे। फिर शाम को 6 बजे के बाद लोग आते हैं, ख्वातीन भी ड्यूटी करके आती हैं तो बाद में खाना बनाती हैं 7 बजे के बाद। ये रूटीन है, हमें ये पता है क्योंकि हम ये बिजनेस करते हैं, हमारे पास सारी कैलकुलेशन है और सारी इंफॉर्मेशन है। सर जो ओवरनाइट शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो CNG स्टेशन खोले जा रहे हैं उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? गैस कोई वो नहीं है। देखिए इन्होंने कल खोला है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो उसमें लोगों की 400-500 600 kg की सेल हुई है, जहाँ 2500-3000 की सेल होती है। उसकी वजह ये है कि सर्दी में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे कौन लेने आएगा? किसको प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो नहीं देना चाहते। अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा, मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है। मलिक खुदाबख्श साहब, कल हैरत अंगेज तौर पे मैंने किसी CNG स्टेशन पे रश नहीं देखा रात में। यानी रात में कैसे हो? देखें इतनी सर्दी में कौन आके रात को गैस भरवाने आएगा? इन्होंने जान के वो टाइम रखा है ताकि इनकी सेल जो कम हो, लोग ना आए। तो ये क्लेवर ही चाल है। तो ये तो सारी दुनिया समझती है इसको, कोई बेवकूफ नहीं है। आप भी समझते हैं, अवाम भी समझती है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं हम भी समझते हैं। सर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये CNG स्टेशंस को RLNG पे लाना चाहते हैं, यानी लिक्विड नेचुरल गैस पे? देखें ये तो लाना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बात है? मेरे स्टेशन पंजाब में भी चल रहे हैं, हम बहुत ईजी हैं। वहां इन्होंने GIDC 0 किया हुआ है, जो 200 रुपए पर केजी और 0 है, और जो सेल टैक्स हम यहाँ 25% दे रहे हैं वो 5% है वहां। तो यहाँ भी ये कर दें और उसके साथ ये करें, क्योंकि लोगों को यहाँ एतराज है, गवर्नमेंट सिंध को भी एतराज है, और हमारी इंडस्ट्री को भी, CNG स्टेशन ओनर्स को भी और इंडस्ट्री वालों को भी एतराज है कि यहाँ गैस पैदा हो रही है। 70% प्रोडक्शन है सिंध की, तो यहाँ के लोगों को 158 के तहत ये सहूलत मिलनी चाहिए। और अगर ये गैस नहीं दे रहे हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम है, RLNG दे दें, लेकिन सब्सिडाइज कर दें नेचुरल गैस को और RLNG को, ताकि ये जो फ्यूल है ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास का फ्यूल है, उनकी छोटी छोटी गाड़ियां लोगों की। लेकिन अगर RLNG आती है तो फिर तो सारी जो गाड़ियां हैं उसमें वापस से ये जो कन्वर्जन किट्स होती हैं, ये तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के लिए बनाई गई ना, ड्राई गैस के लिए, फिर तो तमाम गाड़ियों में कन्वर्जन दोबारा से होगी, तमाम ये चीजें होंगी, ये प्रॉब्लम नहीं फेस होंगे सर? आपको RLNG मिल रही है गैस पाइपलाइन में। देखें जब जहाज कोई आता है RLNG लेके, तो वो अनलोड होता है टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे वो गैसोफाई होके इस टेम्परेचर के पास वो गैस बन जाती है। वो RLNG फिर नहीं रहती, वो हमारे पाइपलाइन में, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है ना, वही स्टोरेज है, वही डिस्ट्रीब्यूशन है गैस कंपनी का, उसी में वो आती है। तो उसको गैसोफाई किया जाता है उस टेम्परेचर पे जो हमारी नेचुरल गैस का टेम्परेचर है। जब वो गैसोफाई हो जाता है तो उसको अनलोड कर दिया जाता है स्टोरेज में और पाइपलाइन में। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर जो हैं वो बदतदरीज हर साल कम होते हुए कोई 10 से 15 साल की गैस पाकिस्तान के पास मौजूद है,
इसके बाद पाकिस्तान में गैस के ज़खायर नहीं बचेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है सर? क्या सवाल है, और ये सवाल मैं ही आपको इसको जवाब दे सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि गैस पाकिस्तान में है, एक तो गैस निकालने वाले कोई तरीकेकार जो है उन्होंने उसको सही यूटिलाइज नहीं किया गया। ये गैस कंपनियां जो गैस की खुदाई करके गैस निकालती हैं, उन कंपनियों को अगर ये कोई फैसिलिटेट करें, उनको ये लॉ एंड ऑर्डर का कवर दें और उनको अपने पैसे फटाफट वापस ले जाने की इजाजत दें, तो वो आपको बहुत गैस है आपकी सरजमीन में, और अगर वो निकाली जाए तो जो बाहर के सर्वे हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा गैस पाकिस्तान की जमीन में है। लेकिन सर ये तो पहले भी हुआ था ना सर, एक एक्सप्लोरेशन की बात की गई सर, अब जो कराची के साहिल पे बात की जा रही थी कि बहुत गैस है, बहुत पेट्रोल है, बड़ी जबरदस्त एक्सप्लोरेशन की जाएगी, सर कुछ भी नहीं निकला। बड़ी गहरी उसमें बोरिंग की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, कौम को बहुत जल्द दी जाएगी, सर सारे जो ऐलानात थे वो बेकार रहे, किसी ऐलान में कोई सदाकत नहीं थी सर। अब ये है कि जिस जगह पे ये उसकी खुदाई कर रहे थे समुद्र में, उस जगह पे गलत जगह पे कर रहे थे, वहां पानी का प्रेशर इतना था कि वो गैस ऊपर नहीं आ सकती थी और आखिर में ये फेलियर हो गए। उसकी वजह ये थी, हालांकि आप देखें सिंगापुर में 7 रिफाइनरियां हैं समुद्र में और वो 7 रिफाइनरियां चल रही हैं, और सिंगापुर दुनिया से क्रूड ऑयल मंगाता है तो पैसे कमाता है, पोर्ट पे जो उसके चार्ज लेके आते हैं टैक्स लेता है, फिर रिफाइन करता है, फिर चार्ज वापस लेके जाते हैं तो वो पैसे कमाते हैं। वो रिचेस्ट मुल्क बन गया इस लिहाज से, और उसकी फार्टेस्ट पोर्ट है, क्यों नहीं ये कर सकते। लेकिन बात ये है कि यहाँ जो जिस जगह का मुंतखब जिस जगह को किया गया वो गलत थी, उसमें पानी का प्रेशर ज्यादा था कि वो ऑयल को ऊपर आने नहीं दे रहा था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में बीपर पर ज्वाइन किया। मलिक खुदाबख्श साहब CNG ओनर्स एसोसिएशन के हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि गैस का बहरान जो है वो जल्द कराची बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान से जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।